कौन सा विषय चल रहा है अभी? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। प्रकृति हम लोग कर चुके थे, तो कल पिछला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में कुछ कुछ चीजें किए थे। जैसे पहला क्या था? सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के तहत हम लोग बहुत सारे उपक्षेत्र किए, है ना। उसके बाद आया राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत कुछ उपक्षेत्र हम लोग देखे थे। आज बारी है आर्थिक भूगोल का। तो आर्थिक भूगोल क्या है? मानव भूगोल का एक मुख्य क्षेत्र है या विषय क्षेत्र है, और उस विषय क्षेत्र के अंतर्गत कोई छोटे छोटे उपक्षेत्र आते हैं। और वो छोटे छोटे उपक्षेत्र कौन है? तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आर्थिक भूगोल हम लोग कहते किसे हैं। अगर इस पे बात आएगा तो इसमें आपको परिभाषित नहीं करना, मैं समझा दे रहा हूं। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र अथवा विषय क्षेत्र है ना, जिसके अंतर्गत कई अन्य उप क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, जैसे संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। समझ में आ गए चीजें? सेकेंड जो मुख्य क्षेत्र है वो है आपका नगरीय भूगोल। तो नगरीय भूगोल भी मानव भूगोल का एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र या विषय क्षेत्र है जो खुद में एक सूक्ष्म स्तर का क्षेत्र है, इसलिए इसके अंतर्गत कोई उपक्षेत्र नहीं है, बल्कि इसी के अंतर्गत सारे नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन नगरीय भूगोल के तहत किया जाता है। जितना अर्बनाइजेशन है ये सब नगरीय भूगोल के अंतर्गत ही किए जाते हैं, क्योंकि ये खुद एक छोटा सा विषय है। ठीक है, दूसरा है जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल भी मानव भूगोल का ही एक प्रमुख क्षेत्र है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या और इससे संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करता है। जैसे क्या? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण, विश्व का जनसंख्या वृद्धि, विश्व का जनसंख्या वितरण, विश्व का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या वृद्धि, जो आपको अगले चैप्टर से पढ़ना है ना। तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी आपके बुक में। ये पहला चैप्टर है, इसके बाद हर एक बुक में आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे भी चीजें नजर आने लगेंगी, जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, सब नजर आएंगे। इसी प्रकार नगरीय भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे अधिवास, नगरीय अधिवास, सब पढ़ेंगे, वो इसी का पाठ है। जनसंख्या भूगोल में विश्व का जनसंख्या, भारत का जनसंख्या, सब पढ़ना है हम लोग को। और आवास भूगोल में वही कि किस प्रकार के आवास पाए जाते हैं, कैसे पूरे भारत क्षेत्र में या विश्व क्षेत्र में लोग कैसे कैसे आवास बनाकर रहते हैं, ये सब आवास भूगोल में पढ़ना। आवास मतलब गृह, घर, मकान। मकान का आकारकी कैसा है, यानी किस प्रकार का मकान है। तो भारत में जैसे भौगोलिक क्षेत्र हैं, जैसे आप नॉर्थ की ओर जाइएगा तो वहां पे छत, घर का आकार कैसा होता है? घर का आकार आपको देखिएगा इस प्रकार से रहेगा, ताकि बर्फ गिरे और सीधे नीचे आ जाए। देख रहे हैं वहां का पेड़ भी कोनधारी होते हैं, कोनिफेरियस ट्रीज होते हैं, है ना, जैसे देवदार, चीड़, सब ऐसे रहता है, एकदम इस प्रकार से पेड़ भी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां की भौगोलिक परिस्थिति जैसी होती है उस प्रकार के आवास भी निर्मित किए जाते हैं वहां के लोगों के द्वारा, और वो हमें किसे पढ़ना है? तो आवास भूगोल में। क्लियर हो गई चीजें? तो ये चीजें हो गई आज आपके मानव भूगोल के क्षेत्र, और उप क्षेत्र हम लोग देख लिए। ठीक है, ठीक। अभी हम लोग मानव भूगोल का जो क्षेत्र था और उप क्षेत्र था उसको तालिका में देखें। अब इसको हम लोग एक वृत्तनुमा प्रवाह संचित्र में देखते हैं, मतलब कि सर्कल शेप फ्लो चार्ट में हम लोग इसको देख लेते हैं, जिसको आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आवे तो इसको आप वहां पे दिखा सकें। ठीक है, फ्लो चार्ट का बहुत अपना महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग बीच में क्या देख रहे हैं? मानव भूगोल का क्षेत्र, और इसके क्षेत्र कौन कौन है? तो पहला सामाजिक भूगोल, देखिए, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल और आवास भूगोल। ठीक है ना। उसके बाद उनका फिर हम लोग सब डिवीजन करेंगे, छोटे छोटे क्षेत्र में बांटेंगे। तो पहला देखते हैं सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं सो देख लीजिए। पहला है व्यवहारिक भूगोल।
ठीक है ना, यानी कि मानव का व्यवहार को जानने वाला भूगोल। ठीक है, मानव के व्यवहार से संबंधित भूगोल। मानव व्यवहार अलग अलग होता है ना, और वो अलग अलग रूप क्या करता है, आर्थिक क्रियाओं, सामाजिक क्रियाओं, सांस्कृतिक क्रियाओं, सब में अलग अलग प्रभाव डालता है, और वो सारे प्रभाव अंततः मानव भूगोल को प्रभावित करते हैं और अंततः भूगोल को प्रभावित करते हैं। तो वो हो गया व्यवहारिक भूगोल। अगला है सामाजिक कल्याण का भूगोल। समाज के कल्याण से संबंधित जितने विषय हैं, जैसे आपको छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो क्या है, वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर ज्योग्राफी है वो। ठीक है, समझ रहे बात को, वो क्या है, तो कल्याण, सामाजिक कल्याण का भूगोल। आगे जाके पढ़िएगा तो कल्याण उपागम पढ़ना है एक हम लोगों को, वेलफेयर अप्रोच, और वो इसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे। तो जितनी भी चीजें समाज को एक समान लाइन पे लाने के लिए लोगों को किए जाते हैं समाज के कल्याण के लिए, जैसे वृद्धा पेंशन, आवास दिया जा रहा है अभी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ठीक है, या तो फिर किसानों को जो ऋण माफी योजना, जितने भी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं मानव भूगोल से संबंधित है, और मानव भूगोल के सामाजिक भूगोल के एक उपक्षेत्र के रूप में जुड़े हुए हैं वो सारी चीजें। ठीक है, इतना डिटेल आपको अभी नहीं पढ़ना है इंटर में, आगे के क्लासों में पढ़ना है। आगे है अवकाश भूगोल। अवकाश मतलब छुट्टी, ठीक है ना, अवकाश जो गैप होता है कभी कभी, ठीक है, कार्य अवधि मानो क्या है, कहीं ना कहीं कार्यरत है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, भौगोलिक क्रिया, आर्थिक क्रियाएं हैं, कहीं ना कहीं कार्यरत है। तो जिस समय वो कार्य नहीं करता है, तो उस समय क्या एक्टिविटीज होती हैं, छुट्टियां होती हैं, उसी अवकाश से संबंधित चीजों को वहां पे पढ़ा जाता है। ठीक है, अगला है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल, तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो सामाजिक भूगोल पढ़ते हैं, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत जितने भी समाज हैं, जितने भी सोसाइटी हैं, सबका अपना कल्चर है, रिलीजन है, तो वो भी उन संस्कृतियों को भी पढ़ना है, और वो किस में पढ़ेंगे हम लोग, सांस्कृतिक भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग। अगला है लिंग भूगोल, मतलब कि जितने प्रकार के, जैसे स्त्रीलिंग, फीमेल है, मेल है, लिंग अनुपात हम लोग पढ़ते हैं ना, लिंग अनुपात कितना है, अगर लिंग अनुपात बढ़िया रहे, लिंग अनुपात का परिभाषा भी हम लोग लिखेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, तो वो सब पढ़ना पड़ेगा लिंग भूगोल में, एक सूक्ष्म उपक्षेत्र है। ऐतिहासिक भूगोल, मतलब कि इतिहास को हम जोड़ते हुए भूगोल के साथ पढ़ेंगे, है ना, जैसे हम लोग नामकरण को पढ़े थे, याद करिए, उसमें पूरा भूगोल भी दिखाए हुए हम लोग कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में भारत नाम का उदय हुआ था, वहीं पे एक समूह के लोगों को भारत कहा जाता था, और अंतोगत्वा वही फिर भारत नाम पड़ा। क्यों, क्योंकि वो ऋग्वेद में उल्लेख है उसका, बताए थे ये चीज हम, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो अगला क्या है फिर, चिकित्सा भूगोल। ठीक है, सैन्य चिकित्सा, मतलब कि ये भी एक प्रकार का, जैसे हम लोग चिकित्सा करते हैं, ठीक है, मान लो पर्यटन भूगोल है, तो चिकित्सा भूगोल का ही एक हिस्सा है वो। ठीक है, बहुत लोग देखते हुए चिकित्सक लोग बोल देते हैं कि आपको स्वास्थ्य लाभ लेने की आवश्यकता है, तो आप कहीं पे दूसरी जगह जाके आप क्या करें, यात्रा करें, तो होता है ना जगह बदलने पर, तो वो सारी चीजें पढ़नी है आपको। जितना चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र रिलेटेड अगर चिकित्सा अगर करना है, जैसे कि बहुत सारे प्लांट है, औषधीय प्लांट है, तो क्या है, चिकित्सा का ही पाठ है, और प्लांट भूगोल में ही पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन में। समझ में आ रही बातें, तो कहीं ना कहीं उसको भी इंटर रिलेट किया गया है मानव भूगोल के साथ। तो ये हो गए आपके सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। अगला विषय है राजनीतिक भूगोल। कौन सा, इसका उपक्षेत्र है, किसका, तो मानव भूगोल का। और राजनीतिक भूगोल के तहत क्या पढ़ना पड़ता है, तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। ठीक है, जितने भी सैन्य और अर्धसैनिक बल है, तो वो कोई भी भौगोलिक क्षेत्र में ही रहते हैं, और वहां पे उनको मान लो कहीं पे स्थापित होना है, कहीं पे हैबिटेट होना है, तो उस जगह की स्थलाकृति को पहले जानते हैं, उच्चावच को जानते हैं, उसमें कैसे चट्टान पाए जाते हैं, उस सबको भी देखा जाता है, तो उसको इंटर रिलेट करके किया गया है।
निर्वाचन भूगोल मतलब कि जो निर्वाचन होता है असेंबली और कंट्री, ये सब में विधानसभा लोकसभा में चीजें होती है, तो वहां पे भी तो भूगोल की आवश्यकता पड़ती है, करती है कि नहीं। अभी मान लो कि परिसीमन किया जा रहा है, परिसीमन मतलब कि जनसंख्या के आधार से फिर से लोकसभा और विधानसभा को बांटा जाएगा, जो बड़े बड़े विधानसभा और लोकसभा उसको छोटे करके दो में बांटा जाएगा जनसंख्या के आधार पर। तो अभी होना बाकी है, अगला बार में बातें चल रही हैं। तो कैसे होगा, बिना भूगोल का हो जाएगा नहीं ना, पूरा एरिया को पहले बांटा जाएगा, कौन सा एरिया में है कितना, तो वो क्या है, भूगोल से ही रिलेटेड है, इसलिए उसको बोले हम लोग निर्वाचन भूगोल। ठीक है ना। अब देखिए कि आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। इकोनॉमी से संबंधित जितनी चीजें आएंगे, तो रिसोर्स संसाधन, ठीक है, संसाधन कहते किसे हैं, प्रकृति में उपलब्ध हुए सारे पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, सामाजिक रूप से मान्य है और आर्थिक रूप से संभाव्य है, यानी सभी समाज के लिए उपयोगी है और भविष्य में उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो संसाधन कहलाते हैं। तो उन पूरे संसाधनों को हम भूगोल में रहते हुए ही अध्ययन कर सकते हैं। कृषि भूगोल, कृषि का है, प्राथमिक क्रिया का अंग है ना, तो कृषि से ऐसे जुड़ा हुआ है। उद्योग, इंडस्ट्री भी भूगोल में पढ़ना है। आर्थिक भूगोल के तहत विपणन, विपणन मतलब होता है चीजों का अदला बदली, ठीक है। पहले विपणन हुआ करते, जैसे मैं तुमसे ये ले लिया, उसके बदले तुमने मुझे वो दिया, है ना। फसल वितरण, विपणन जो चीजें होती हैं, या फिर वो क्रय विक्रय, क्रय विक्रय भी चीजें आ जाएंगी, विपणन करना, है ना। वाणिज्य भूगोल का ही एक क्षेत्र है विपणन। पर्यटन भूगोल, टूरिज्म, पूरा हम जानेंगे कि झारखंड में, भारत में कहाँ पे प्राकृतिक तत्व वाली चीजें हैं, ऐतिहासिक चीज है जहाँ पे घूमा जा सकता है, तो वो कैसे जानेंगे, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ही तो जानेंगे, ठीक है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। जैसे अंतर्राष्ट्रीय भूगोल में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे, है ना, उन चीजों को देखना है, और वो आर्थिक भूगोल के तहत ही हम लोग करेंगे। बाकी बात नगरीय क्षेत्र है, तो ये खुद में एक छोटा सा विषय क्षेत्र है। जैसे अर्बनाइजेशन, भारत में अधिवास, अधिवास के अंतर्गत नगरीय अधिवास कितने प्रकार के हैं, नगरीय अधिवास के प्रकार, उनको प्रभावित करने वाले कारक, वो सब किसमें पढ़ना है, तो अर्बन ज्योग्राफी में। अगला है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो किसी भी क्षेत्र में, भारत या विश्व में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वहां रहने वाली जनसंख्या और उससे संबंधित विशेषताओं का अध्ययन जनसंख्या भूगोल में किया जाता है, पूरा का पूरा। जैसे जनसांख्यिकी, ठीक है, भारत का जनसांख्यिकी हम लोग देखेंगे, लिंग अनुपात, वितरण, घनत्व, व्यावसायिक संरचना, ये सब सारी चीजें देखेंगे। अगला है आवास भूगोल, जब बात कर चुके हैं कि आवास भूगोल के तहत भौगोलिक क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर वहां पे लोग अपने आवास का निर्माण करते हैं। जैसे भारत में भी अलग अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई हैं, उच्चावच अलग अलग है। जैसे उत्तर की ओर जाइएगा तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उच्च अक्षांशीय क्षेत्र पड़ता है और हाइट में है, तो वहां पे बर्फ ज्यादा गिरते हैं, खास करके आपके महान हिमालय और लघु हिमालय क्षेत्र में, तो वहां पे उस किस प्रकार के आवास बनेंगे, तो बर्फ फिसल के गिर जाए उस टाइप के। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाइएगा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, तो वहां पे आपको टेम्पररी, तटीय क्षेत्र में टेम्पररी टाइप के आवास मिलेंगे, ताकि चक्रवात आए, तूफान आए तो उड़ जाए, तो फिर से उसको रिहेबिट करना पड़े, समझ रहे। ये सारी चीजें किसमें पढ़ना है, आवास भूगोल में। तो ये आज का विषय वस्तु हुआ हम लोगों का, आज ये कंप्लीट हो गया। कल के क्लास में हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन करेंगे, नौनिश्चयवाद का और विषय क्षेत्र का, ठीक है। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, कल इसी का हम लोग इंग्लिश, मैं बोल रहा हूं कि मैं बाइलिंगुअल करूंगा, तो कल उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक। इसके बाद हमको लगता है एक और टॉपिक बचेगा, कल इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश वर्जन इसका कर लेंगे, उपागम बचेगा, मानव भूगोल के उपागम, डिफरेंस अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उसको भी एक दिन लगेगा, उसको भी हम लोग कर लेंगे, 2 दिन, एक दिन हिंदी में लगेगा लैंग्वेज में, एक दिन अंग्रेजी लैंग्वेज में लगेगा, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबको थैंक यू, और अच्छा से आप लोग पढ़ें, ठीक है।